प्यारे विद्यार्थियों, न्यायपालिका शीर्षक के अंतर्गत अब तक हम न्यायपालिका का अर्थ, न्यायपालिका की परिभाषा, न्यायपालिका का महत्व, न्यायपालिका के कार्य, न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, अब न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति कैसे हुई, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की क्या स्थिति है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में मूल्यांकन इत्यादि बिंदुओं के अंतर्गत हमने कल अध्ययन किया था। अब हम न्यायपालिका के अन्य जो आयाम हैं जैसे संवैधानिक उपचार, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में न्यायपालिका को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए या न्याय प्रक्रिया की रक्षा के लिए या न्याय प्रक्रिया के क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं। लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण स्थापित करने के विभिन्न लेखों का वर्णन इन अनुच्छेदों में किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका। हेबियस कार्पस एक लैटिन शब्द है। बंदी प्रत्यक्षीकरण उसका अनुवाद है। इसका तात्पर्य या भावार्थ या आशय यह है कि कोई व्यक्ति जो बंदी बनाया हुआ है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाना चाहिए। न्यायालय ये देखेगा कि यदि उस व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो उसे रिहा कर दिया जाए, अर्थात बिना कारण के किसी व्यक्ति को हिरासत में अगर लिया गया है तो न्यायालय विचार करेगा और उसको रिहा कर देगा। दूसरा है परमादेश। न्यायालय किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को उसके कर्तव्यों के पालन के लिए आदेश दे सकता है, ये परमादेश कहलाता है। यह आदेश तब दिया जाता है जब कोई व्यक्ति या संस्था अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रही हो और न्यायालय के समक्ष अन्य कोई उपाय या विकल्प शेष ना रह गया हो। लैटिन शब्द मैंडेमस से इसकी उत्पत्ति हुई है। तीसरा संवैधानिक उपचार है अधिकार पर रक्षा, क्यो वारंटो, लैटिन शब्द है, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी ऐसे कार्य को निष्पादित करे जो उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, तो उस कार्य की वैधानिकता के संबंध में न्यायालय पूछ सकता है कि किस आधार पर उस व्यक्ति या संस्था ने इस अधिकार का प्रयोग किया है। चौथा है निषेधाज्ञा, प्रोहिबिशन। जब कोई उच्च श्रेणी का न्यायालय अधीनस्थ श्रेणी के न्यायालय को किसी प्रकरण में कार्रवाई करने से मना कर दे, और ऐसी स्थिति तब पैदा होती है जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा हो, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा हो। निषेधाज्ञा का प्रयोग न्यायिक या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों के संबंध में किया जाता है। उत्प्रेषण लेख, सर्टियोरेरी। जब कोई उच्च स्तरीय न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को किसी विचाराधीन मामले से संबंधित कागजात, फाइल, दस्तावेज या अभिलेख अपने पास भेजने के लिए कहता है तो यह उत्प्रेषण लेख कहलाता है। और ऐसा उन मामलों में अधिक होता है जिनमें विधि के अनुसार न्यायिक कार्रवाई या न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा हो। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भारत की न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है और मौलिक अधिकारों के संरक्षण में यह बात निहित है कि यदि संघीय सरकार या राज्य सरकार ऐसी किसी विधि का निर्माण करे
जो नागरिकों के मौलिक अधिकार में कमी करती है, तो भारत का उच्चतम न्यायालय ऐसी विधि को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए असंवैधानिक घोषित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय देखता है कानून बनाने वाली कोई संस्था संविधान में प्रदत्त अधिकार से बाहर कार्य नहीं करे। अगर कोई कानून निर्मात्री संस्था या कानून क्रियान्वयन करने वाली कोई संस्था संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग करे, संविधान का उल्लंघन करे या संविधान की भावना के विपरीत कार्य करे, तो भारत का उच्चतम न्यायालय ऐसे कार्य को शून्य या अमान्य घोषित कर सकता है। अब हम भारत में न्यायपालिका संगठन के बारे में अध्ययन करते हैं। भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली का देश है और देश में शासन के प्रत्येक स्तर पर पृथक पृथक न्यायिक संगठन सृजित किए गए हैं। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है, अर्थात न्यायपालिका का संगठन एक श्रृंखला के रूप में है, एक पदसोपान व्यवस्था के रूप में है। अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर बड़े न्यायालय होते हैं और उनके ऊपर उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय होता है। जैसे केंद्र स्तर पर उच्चतम न्यायालय, उसके अधीन राज्यों के उच्च न्यायालय आते हैं, उच्च न्यायालयों के अधीन जिला स्तर के न्यायालय आते हैं और जिला स्तर के न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय और न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रेणी प्रथम का न्यायालय। सहयोगी न्यायालय होते हैं जैसे प्रशासनिक न्यायाधिकरण, श्रमिक न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय और स्थायी लोक अदालत। न्यायपालिका का यह संगठन पदसोपान क्रम में होता है, इसलिए इसे एकीकृत न्याय व्यवस्था कहा जाता है। भारत के न्यायपालिका संगठन की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे एकीकृत न्याय व्यवस्था अपनाई गई है, अधीनस्थ स्तर से उच्चतम स्तर तक न्यायालय एक दूसरे से संबंधित और श्रृंखलाबद्ध हैं। केंद्र स्तर पर सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय जिसका निर्णय अंतिम होता है। उच्चतम न्यायालय में भी 3 स्तरों पर न्यायिक प्रक्रिया संचालित होती है, जैसे सिंगल बेंच, डबल बेंच और फुल बेंच। फुल बेंच यानी पूर्ण पीठ को संवैधानिक पीठ भी कहा जाता है, जिसके समक्ष अत्यंत उलझनपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों को सुनवाई हेतु ले जाया जाता है। सिंगल बेंच में 1 न्यायाधीश और डबल बेंच में 2 न्यायाधीश संयुक्त रूप से निर्णय लेते हैं। भारत में राज्यों के स्तर पर हाई कोर्ट होता है और हाई कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट के समान 3 स्तरों पर न्यायिक प्रक्रिया संचालित होती है, सिंगल बेंच, डबल बेंच और फुल बेंच। जिला स्तर पर जिला न्यायालय एवं विभिन्न प्रकार के अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। इनके निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। न्यायालय की इस श्रृंखला के साथ साथ विभिन्न स्तरों पर सहयोगी न्यायालय स्थापित किए गए हैं। श्रम न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, स्थायी लोक अदालत। ये न्यायालय क्षेत्र विशेष या विशिष्ट विषय से संबंधित होते हैं और इन न्यायालयों में उनके लिए निर्धारित क्षेत्र के ही बाद सुने व निर्णित किए जाते हैं। अब हम भारत में न्यायपालिका की भूमिका का मूल्यांकन करेंगे। अब तक हमने जो न्यायपालिका के कार्य पढ़े, न्यायपालिका की भूमिका पढ़ी, उससे स्पष्ट हो जाता है कि नागरिक अधिकारों की रक्षा करने में और कानूनों की व्याख्या करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं जिनका यहाँ विवरण दिया जा रहा है। पहली कमी है, न्यायपालिका स्वयं पहल नहीं करती। पीड़ित पक्ष को ही न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करनी पड़ती है। दूसरा है, न्यायिक नियंत्रण का लाभ
घटना घटित हो जाने के पश्चात मिलता है, अर्थात न्यायिक नियंत्रण की प्रक्रिया पोस्टमार्टम की भांति है, ना कि रोगों से बचाने के लिए लगाने वाले टीकों के समान। तीसरा है, न्यायिक प्रक्रिया को समय साध्य व श्रम साध्य माना जाता है। इसमें समय बहुत लगता है, पैसा बहुत खर्च होता है। ये अत्यंत दुरूह यानी कठिन, महंगी, लंबी और उबाऊ होती है। आम आदमी बहुत कम और कठिनाई से लाभान्वित हो पाता है। कुछ ऐसे मामले हैं जो न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र से बाहर होते हैं, वहाँ न्यायिक नियंत्रण नहीं हो पाता। ये वो सीमाएं हैं या कमियां हैं जिन्होंने न्यायपालिका की भूमिका को कम कर दिया। लेकिन 1990 के दशक के बाद से न्यायपालिका की भूमिका में परिवर्तन आया है और न्यायपालिका के क्षेत्र में अनेक संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन हुए हैं। आज न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता की अवधारणा को अपना रही है। न्यायपालिका ने ऐसे अनेक मामले जिनमें कार्यपालिका और प्रशासन तंत्र को अपने दायित्वों के प्रति सजग किया है, ऐसे मामलों में आदेश देना प्रारंभ कर दिया है। न्यायपालिका की न्यायिक सक्रियता के जो कारण हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला कारण है कार्यपालिका की निष्क्रियता। कार्यपालिका अर्थात सरकार का वह अंग जो कानूनों को क्रियान्वित करे। कार्यपालिका कानूनों का क्रियान्वित कराती है और जनहित के कार्य करती है। जनहित के कार्य सही तरीके से हों, यही सुशासन का आधार है। लेकिन परिस्थितियां बताती हैं कि प्रशासन के हर क्षेत्र में सरकार अपने कर्तव्यों को निभाने में या कानूनों के पालन करने में सफल नहीं रही है। इसका परिणाम यह हुआ कि नागरिकों को उन कार्यों के लिए न्यायालय को रुख करना पड़ा, न्यायालयों की शरण लेनी पड़ी। ऐसे कार्य जिन्हें नौकरशाही या कार्यपालिका स्वतः ही कानून और नियमों के अनुसार पूरा नहीं कर पाती है, तो न्यायालय जाना पड़ता है। प्रशासन की निष्क्रियता की स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि कभी कभी समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों पर न्यायपालिका को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सक्रिय होना पड़ता है। और वर्तमान में तो स्थिति यहाँ तक जा पहुँची है कि बिना न्यायपालिका के दखल के प्रशासन कोई कार्य करता ही नहीं है। इस प्रकार कार्यपालिका की बढ़ती निष्क्रियता ने जनहित याचिकाओं को बढ़ाया है, जिससे न्यायपालिका अधिक सक्रिय हो गई है। स्थायी लोक अदालतों का गठन। न्यायालयों के मामले में त्वरित निस्तारण के लिए लोक अदालतों का प्रचलन बढ़ा है और लोक अदालतें मामलों का त्वरित निस्तारण करती भी हैं। लोक अदालतें आपसी समझौते, पारस्परिक राजीनामों से मामलों का निस्तारण करती हैं। लोक अदालतों की प्रभावशीलता में वृद्धि करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में संशोधन किया गया और स्थायी लोक अदालतों के प्रावधान किए गए। अब इनके कार्य क्षेत्र में डाक, विद्युत, यातायात, बीमा जैसे क्षेत्र भी शामिल कर दिए गए हैं। लोक अदालत द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, इनके निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती और ना ही लोक अदालतों में किसी न्यायिक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इनमें नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के आधार पर न्याय, सद्विवेक आदि को आधार बनाया जाता है। राजस्थान भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने स्थायी लोक अदालतों की सर्वप्रथम स्थापना की। इस प्रकार स्थायी लोक अदालतों ने भी न्यायिक सक्रियता को बढ़ाया है। विधिक सेवा प्राधिकरण की व्यवस्था या गठन। संविधान के अनुच्छेद 39A में सभी व्यक्तियों को न्याय उपलब्ध कराने की बात कही गई है।
कि न्यायिक सुधार के लिए न्यायिक सेवा विधिक सेवा प्राधिकरणों का राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर गठन किया जाए। इन प्राधिकरणों का गठन 1987 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत किया गया। इन प्राधिकरणों के गठन का उद्देश्य है कि विधिक सेवाएं सुलभ कराने हेतु नीतियों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, न्यायिक कार्यों के शीघ्र निस्तारण करने हेतु लोक अदालतों या बातचीत या समझौते के माध्यम से नागरिकों को प्रोत्साहित करना, नागरिकों को विधिक ज्ञान उपलब्ध कराना। इसके लिए विधिक साक्षरता शिविर या प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना भी इन प्राधिकरणों का दायित्व है। इस प्रकार इन प्राधिकरणों ने भी न्यायिक सक्रियता को बढ़ाया है। न्यायिक अधिकारियों के वेतन में वृद्धि। वेतन का न्यायिक सक्रियता से क्या संबंध है, पढ़ते हैं। न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए आवश्यक है कि न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन और सुविधा दी जाए। भारत में 54वें संविधान संशोधन द्वारा न्यायाधीशों को आकर्षक और पर्याप्त वेतन देने की व्यवस्था की गई। न्यायाधीशों के वेतन सुविधाओं में वृद्धि के लिए एक सेठी आयोग का भी गठन किया गया। वेतन और सुविधाओं में वृद्धि से न्यायाधीश आय के अन्यत्र स्रोतों पर विचार करना बंद कर देते हैं। उनके पास आय के इतने पर्याप्त स्रोत होते हैं उनके वो एक अच्छा जीवन जी सकते हैं और उन्हें अपनी सुविधाओं की पूर्ति के लिए आय के अन्य स्रोत नहीं ढूंढने पड़ते। तो वो कुछ ऐसी घटनाओं से प्रभावित नहीं होते जो न्याय प्रक्रिया को धीमा करती हैं या बाधित करती हैं। द्रुतगामी पथ न्यायालय की व्यवस्था। भारत के न्यायालयों में आपराधिक मामले विचाराधीन चल रहे हैं और उन मामलों के आरोपी व्यक्ति बिना न्यायिक निर्णय के कारागृह में बंद हैं। न्यायिक प्रक्रिया लंबी है और उन्हें लंबे समय तक कारागृह में रहना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को न्यायिक निर्णय द्वारा यदि निर्दोष घोषित कर दिया जाए तो जितना जीवन उसने कारागृह में बिताया उसमें दोष किसका है, जबकि वो निर्दोष था। लेकिन अदालत में उसके मामले की कार्रवाई पूरी होने में सुनवाई होने में ही 10 साल लग गए और एक निर्दोष व्यक्ति बिना कारण के 10 साल जेल में रहा। तो ऐसे मामलों को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने निर्देश जारी किए कि प्रत्येक राज्य, जिला एवं अधीनस्थ स्तर पर ऐसी व्यवस्था करे कि मामलों का निस्तारण शीघ्र हो। इस व्यवस्था को द्रुतगामी पथ न्यायालय अर्थात फास्ट ट्रैक कोर्ट नाम दिया गया। इसके अंतर्गत न्यायालय जो भी आदेश जारी करे उनकी पालना अनिवार्य है। न्यायिक प्रक्रिया में विलंब का कारण माना जाता है कि गवाहों का समय पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होना। ऐसी बाधा को दूर करने के लिए न्यायालय ने व्यवस्था की कि न्यायालय द्वारा जो आदेश अर्थात सम्मन जारी किए जाते हैं उसमें साक्ष्य के लिए संबंधित व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक है और इसके लिए जिला स्तर पर डीएसपी अर्थात पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी को उत्तरदायी बनाया है। न्यायाधीशों के लिए भी ये निर्धारित कर दिया वे प्रतिमाह कम से कम 30 मामलों का निस्तारण करेंगे। इन बिंदुओं का अध्ययन करने से हमें जानकारी मिलती है कि न्यायिक सक्रियता बढ़ी है और क्यों बढ़ी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका के कार्यों को देखते हुए आवश्यक है कि उसे व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रखा जाए। डॉक्टर गार्नर ने भी लिखा है कि यदि न्यायाधीशों में प्रतिभा
सत्यता और निर्णय देने की स्वतंत्रता ना हो तो न्यायपालिका का सारा ढांचा खोखला प्रतीत होगा और उन लक्ष्यों की सिद्धि नहीं होगी जिनके लिए उनका निर्माण किया गया है। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र हो, न्यायाधीश निडर हों और न्यायाधीश अपना काम समय से करें, इसके लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता जरूरी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए कुछ बुनियादी चीज़ों की आवश्यकता है, वो निम्न है। न्यायाधीशों की निष्पक्ष नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति कुछ देशों में विधानमंडल द्वारा की जाती है, कुछ देशों में कार्यपालिका द्वारा की जाती है। दोनों ही व्यवस्थाओं में वो अपनी नियुक्ति के पश्चात स्वतंत्र होते हैं, परंतु कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति की यह कहकर आलोचना की जाती है कि वे नियुक्तियां राष्ट्र के अध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री या न्याय मंत्री की सिफारिश पर करता है। जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री या न्याय मंत्री की सिफारिश पर वो नियुक्ति करता है। तो इन सिफारिशों में वो नाम आते हैं जिनका उनके दल की तरफ झुकाव हो। तो इस आरोप के संबंध में लास्की नाम के एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्राध्यक्ष जब करता है तो उस समय कार्यरत न्यायाधीश की सिफारिश को आधार बनाया जाना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री या न्याय मंत्री की सिफारिश को। दूसरा बिंदु है न्यायपालिका की सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा। न्यायाधीशों को एक बार नियुक्त किए जाने के पश्चात उन्हें नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। कार्यपालिका उन्हें प्रताड़ित ना करे, ऐसे अवसरों को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसे मौके आने ही नहीं चाहिए कि कार्यपालिका का उन्हें कोई डर या भय रहे। भारत में किसी भी न्यायाधीश को उसकी नियुक्ति के पश्चात महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है और यह प्रावधान उन्हें नौकरी की पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। लंबी पदावधि। आजकल विश्व के कई देशों में न्यायाधीशों को 65 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहने की परंपरा बन गई है, लेकिन कदाचारी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग लगाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। मॉन्टेस्क्यू ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए उसे कार्यपालिका से नियंत्रण मुक्ति पर बल दिया था, क्योंकि अगर न्यायपालिका कार्यपालिका से प्रभावित हुई तो वह सामान्य जन को न्याय नहीं दे सकेगी। उच्च योग्यताएं एवं पर्याप्त वेतन। न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए आवश्यक है कि न्यायाधीश जो अत्यंत योग्य हों और उन्हें पर्याप्त वेतन मिले। लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि न्यायाधीश की पवित्रता और योग्यता, ईमानदारी और स्वतंत्रता उसके पद की संभावित उन्नति अर्थात पदोन्नतियां और उसके आकर्षणों पर निर्भर करती हैं। आकर्षणों में वित्तीय लाभ भी होता है। अपर्याप्त वेतन पाने वाला न्यायाधीश निसंदेह अनुचित प्रभावों से आकर्षित होगा, अतः न्यायाधीश को अच्छा वेतन मिलना चाहिए। सेवानिवृत्ति के पश्चात वकालत पर बंधन। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सामान्य न्याय के हित में वकालत करने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। भारत में संविधान के अनुच्छेद 220 में प्रावधान किया भी गया है कि न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के पश्चात उस अदालत में वकालत करने की आज्ञा नहीं है जिसमें वह पहले न्यायाधीश रह चुका हो। इस प्रकार न्यायालय के अध्ययन के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, न्यायपालिका के अध्ययन के आधार पर ये निष्कर्ष निकालते हैं कि न्यायपालिका देश के प्रशासकीय ढांचे में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और देश के प्रशासन तंत्र के द्वारा नागरिकों के विरुद्ध कोई अत्याचारी निर्णय लिया जाता है तो ऐसे निर्णय को कोई भी नागरिक सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर उसे शून्य घोषित करने की प्रार्थना कर सकता है।
भारत की न्यायपालिका पिछले कुछ वर्षों में अधिक सक्रिय हुई है। न्यायिक प्रक्रिया की कमियों को दूर करने के लिए न्यायिक प्रशासन में व्यापक सुधार भी किए गए हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र अभी ऐसे हैं जहां सुधार की पर्याप्त आवश्यकता है, और इन क्षेत्रों में सुधार कर दिया जाए तो निश्चित रूप से न्यायपालिका सरकार के संगठन में महत्वपूर्ण स्थान अर्जित करने में सफल होगी। धन्यवाद।